Very good morning to all the viewers who have joined us today for this webinar. गुड मॉर्निंग हमारे सारे व्यूअर्स को जिन्होंने हमें आज के वेबिनार के लिए ज्वाइन करा है। मैं डॉक्टर नेहा हूँ टीम रडार ओपिस की तरफ से एंड हमारे स्पीकर हैं आज के डॉक्टर मोहम्मद अख्तर। वो हमें ज्वाइन कर रहे होंगे शॉर्टली, सो आप लोग प्लीज़ कनेक्टेड रहिए। तो जब तक डॉक्टर अख्तर ज्वाइन कर रहे हैं उससे पहले मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी अपने बारे में और डॉक्टर अख्तर के बारे में। मैं डॉक्टर नेहा हूँ, विजन ग्रुप ऑफ कंपनीज टीम रडार ओपिस की तरफ से। आई हैव डन माय एमडी, मेरा एमडी है होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका में एंड मैंने एमए करी हुई है साइकोलॉजी में। मेरा अपार्ट फ्रॉम मैं विजन ग्रुप के साथ एसोसिएटेड होने के अलावा मेरा खुद का प्राइवेट प्रैक्टिस भी है। सो आज की गेस्ट हम डॉक्टर मोहम्मद अख्तर ने हमें ज्वाइन कर लिया है। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं डॉक्टर अख्तर का एक इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ आप सभी व्यूअर्स को। डॉक्टर मोहम्मद अख्तर क्लासिकल होम्योपैथ है। ये उन्होंने DHMS RHMP करा हुआ है। उनका क्लिनिक है फास्ट हील होम्योपैथिक क्लिनिक। वो मेडिकल साइंसेज में होम्योपैथी प्रैक्टिस कर रहे हैं 2001 ईयर से। सो 20 साल से ज़्यादा हो गए उनको प्रैक्टिस में। उनकी स्पेशलाइजेशन है केसेस जैसे कि सेरेब्रल पाल्सी के केसेस, कैंसर पेशेंट्स, हार्ट पेशेंट्स एंड डायबिटीज़। सो सर, हमारा ऑनर है कि आज आप हमारे साथ एसोसिएटेड है। मैं पूरे बीजेन ग्रुप की तरफ से आपको थैंक्स करना चाहती हूँ कि आपने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम ये वेबिनार कर रहे हैं आपके साथ। ओवर टू यू डॉक्टर अख्तर जी। मैं विजन कंपनी का और उनके तमाम वर्कर्स का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म दिया, मौका दिया काम करने का और इल्म को शेयर करने का। जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने काम किया है कैंसर के ऊपर, उसके ऊपर मैं आज थोड़ा सा इल्म जो है वो शेयर करूँगा इंशाल्लाह। जितना मुझसे हो पाया मैं सबको मेरे साथ मुखलस और अच्छे अंदाज से इंशाल्लाह शेयर करने की कोशिश करूँगी। डॉक्टर अख्तर, आप प्लीज अपना माइक्रोफोन थोड़ा अपने मुंह के पास लेकर आके बात कर सकते हैं? जी, अभी आवाज़ क्लियर है? जी जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब ऊपर वाले का करम है, ऊपर वाले का नेहम है, ये उसकी परंपरा है कि उसने मुझे ये मौका दिया इल्म शेयर करने का। तो स्टार्ट करते हैं हम होम्योपैथिक से कि आज मैं जो आपको चीज़ें बताऊँगा वो बेसिक बताऊँगा। बेसिक का सब तो इल्म तो है, लेकिन असल में बेसिक का फ़ायदा यह है कि जितनी हमारी बुनियाद मजबूत होगी ना, जब हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं, कोई मकान बनाते हैं, तो उसकी बिल्डिंग की बुनियाद जो बेस है वो जितनी मजबूत होगी उतना मकान जो है वो मजबूत होगा, उसकी लाइफ उतनी ज़्यादा होगी और उसकी जो है मजबूती भी उतनी ज़्यादा होगी। तो उस हवाले से मैं थोड़ा सा आपको बेसिक टच भी दूंगा ताकि हमें थोड़ी थोड़ी बेसिक चीज़ों का भी इल्म होता जाए। और यही हमारे कंसेप्ट है, यहाँ से ही हमने सारी चीज़ों को आगे लेके चलना होता है। मेन जो बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन इनका जितनी मजबूत होगी इतना केस हमारे जो है वो क्योर होने में और होम्योपैथी जो डेवलप होने में हमारी मदद मिलेगी, उतनी ज़्यादा इम्प्रूव होगी, बेहतर होगी होम्योपैथी भी। तो होम्योपैथी द लॉन्गेस्ट एस्टेब्लिश्ड alternative medicine to come out of Europe, was created in 1796 by Samuel Hahnemann. Hahnemann rejected the mainstream medicine of the late 18th century as original and inadvisable because it was largely infective and often harmful. यानी यहाँ पे डॉक्टर जो हनीमन साहब हैं, उन्होंने इसको इजाद किया या डेवलप किया या इसका इंट्रोडक्शन करवाया। वो कैसे करवाया? उन्होंने बताया कि जितनी भी एलोपैथिक या दूसरे इल्म हैं, एलोपैथिक है, आयुर्वेदिक है या दूसरे जितने भी हैं, वो सारे ज़्यादा नुकसानदेह हैं। तो उनके नुकसान जो हैं वो ज़्यादा हैं, बल्कि वो गैर मौसर भी हैं। तो उससे बेहतरीन तरीका जो है वो है होम्योपैथी का तरीका। यानी होम्योपैथी की यूरोप से शुरुआत हुई और इसका सबसे बड़ा मकसद है मुतबादल है, दवा है। यानी
एक चीज़ हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जब लिमिट से ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं तो उसके बॉडी के अंदर साइड इफ़ेक्ट आना शुरू हो जाते हैं। उसी दवा को जब उसके साइड इफ़ेक्ट आ रहे होते हैं, तो उसी को जब हम कलील तरीन करके बहुत कम मिकदार में लेते हैं, तो वो क्या होता है, वो इसी चीज़ को रिपेयर करना शुरू कर देती है, दोबारा से मुरम्मत करना शुरू कर देती है या सेहतयाब करना शुरू कर देती है। ये होम्योपैथी कब डॉक्टर नीमन ने मुतारफ़ करवाई? ये 1796 में उन्होंने मुतारफ़ करवाई है। 18वीं सदी के एंड में जाके उन्होंने इस चीज़ को मुतारफ़ करवाया है। उन्होंने कहा कि बाकी जितने भी फ़नून हैं वो सारे जो हैं गलत हैं और उनके नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं, तो उससे ज़्यादा जो है ये बेहतर है। उन्होंने तमाम बाकी इलाज को मुस्तरद कर दिया, हालांकि वो एलोपैथिक डॉक्टर थे और एमडी डॉक्टर थे। अब आते हैं होम्योपैथिक डेफिनेशन की तरफ। आवाज आ रही है? सर आवाज़ मुझे तो आ रही है, मैं एक बार फिर भी कंफर्म कर रही हूँ कि यूट्यूब पे एंड बाकी प्लेटफॉर्म पे आवाज़ आ। हेलो, आर वी लाइव? आर पीपल एबल टू सी दैट? 1700 in Germany. A system of complementary medicine in which ailments are treated by manipulated doses of natural substance that is larger amount would produce symptom of the ailments. Homeopathy is an alternative medicine practice that was developed in the late 1700s. Homeopathy is generally based on two main principles: that a number eight, that a substance that causes symptom in a healthy person can be used in diluted form to treat symptom and illness, a principle known as like cure like, and the more diluted the substance or more patient it is, which is known as the law of infinitesimals. यानी इसमें डॉक्टर अनिमन साहब क्या कहते हैं, इसकी डेफिनेशन कैसे करते हैं? वो कहते हैं कि ये एक तिब्बी निज़ाम है जिसकी बुनियाद इस बात पर है कि जिस्म जो है वो खुद से ट्रीटमेंट करता है, खुद से इलाज करता है, खुद से अंदर से पेशेंट अपने आप को क्योर करता है। जो लोग इस पर अमल करते हैं वो कम मिकदार में मादी अद्वियात लेते हैं, जैसे पौधे, मादनियात या केमिकल, ये चीजें वो कम मिकदार में लेते हैं, बल्कि वो क्या कहते हैं, कलील तरीन मिकदार में मेडिसिन लेते हैं कि ये शिफा याबी का अमल मुतहरक करने के लिए। वो भी कलील तरीन क्यों लेते हैं कि जो शिफा याबी का अमल हमारे अंदर, जिसे हम मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं कि इम्यूनिटी सिस्टम, वाइटल फोर्स, उसको मुतहरक करने के लिए ये जो है कलील मिकदार में दवा को इस्तेमाल करते हैं। तो ये 1700 के एंड में जाके डॉक्टर अनिमन साहब ने इसे मुतारफ करवाया। तकमीली अद्वियात का एक निज़ाम जिसमें बीमारियों का इलाज कुदरती मादों की थोड़ी मिकदार कलील मिकदार में किया जाता है, जो कि ज्यादा मिकदार में बीमारियों की अलामत पैदा करती हैं। यानी इसमें डॉक्टर अनिमन साहब क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जो मुकम्मल क्योर है, मुश्किल तौर पर ठीक होना, मुकम्मल तौर पर क्योर होना, उसके लिए ये एक कायदा कानून है कि जितनी कलील तरीन मिकदार में, यानी कम तरीन मिकदार में एक दवा है, उसकी मतलब जितना भी बारीक से बारीक जर्रा उसका एटम जो है उसको भी तोड़कर हम जितना कलील तरीन लेंगे उतना उसका असर ज्यादा होगा बॉडी के अंदर, उतनी वो हमारी वाइटल फोर्स को, कुव्वत मुदाफियत को वो एक्टिव करेगी, मुतहरक करेगी कि वो अंदर से ही बॉडी को क्योर करे। होम्योपैथी के मुतबादल तिब्बी अमल है जो 1700 की दहाई के आखिर में तैयार किया गया। इसके दो बुनियादी असूल जो है डॉक्टर निमन साहब ने बताए हैं। एक ये कि ऐसा मादा जो सेहतमंद शख्स में अलामत का सबब बनता है, यानी जो चीज़ हम खाते हैं या इस्तेमाल करते हैं, जब उसकी मिकदार बॉडी के अंदर बढ़ जाती है तो वो क्या करती है, कुछ अपनी अलामत पैदा करती है। अब उस अलामत को ख़त्म करने के लिए उसी चीज को हमने कलील तरीन मिकदार में, यानी कम तरीन मिकदार में लेना होता है। जब हम उसको कलील तरीन मिकदार में लेते हैं तो वो क्या करती है, वो अंदर से बॉडी को क्योर करना शुरू कर देती है, जिससे हमारी वाइटल फोर्स एक्टिव होती है। वो वाइटल फोर्स
खुद बॉडी को अंदर से क्योर करती है। मादा जितना ज्यादा कलील होगा, यानी दूसरा कानून क्या, जितना ज्यादा कलील होगा मादा जो हम दवा लेंगे, वो जितनी ज्यादा कलील या कम होगी उतना ही वो क्या होगा, ताकतवर ज्यादा होगी, लामहदूद ताकत रखती होगी। इससे आगे चलते हैं टूल्स ऑफ होम्योपैथी की, यानी कि हम कैसे होम्योपैथी की प्रैक्टिस के ऊपर अबूर हासिल कर लेंगे, इसकी महारत हासिल कर लेंगे, जिससे मरीज को जो है वो हम बगैर किसी नुकसान पहुंचाए जो वो ठीक कर लें। उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ऑर्गेनन का इलम होना जरूरी है। उसमें कौन कौन से टूल इस्तेमाल होते हैं उसके मुतल्लिक बताया है। ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन है, फिलॉसफी है, मटीरिया मेडिका है, रेपर्टरी है, केस टेकिंग है। ये 5 बुनियादी टूल्स हैं। तो इनके ऊपर जब हम काम करेंगे तो जो है वो हम अबूर हासिल कर लेंगे होम्योपैथी के अंदर। अब आते हैं डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनन। ऑर्गेनन देखें, इसको मैं आप थोड़ा सा एक चीज बताऊं, ये एक लॉ की किताब है, कानून की किताब है, जिसमें प्रैक्टिस के मुतल्लिक डॉक्टर नीमान साहब ने बताया है कि प्रैक्टिस किस तरह से करनी है, केस टेकिंग किस तरह से करनी है, उसके अंदर सारे रूल्स हैं और फिलॉसफी भी है इसके अंदर, यानी अकल शऊर भी है। तो इसको हम देखेंगे तो ये इनको जो रडार वालों ने एक सॉफ्टवेयर बनाया है जिसे हम रडार ओपस कहते हैं, जो आजकल इनका लेटेस्ट चल रहा है, उसके अंदर ये बुक्स हैं। अब देखें, एक चीजें हम सब चीजें अपने साथ नहीं रख सकते, लेकिन उन तमाम चीजों का इन्होंने एक कंबाइन बना दिया है, एक ही जगह पर जो है उनको इकट्ठा कर दिया है। तो सबसे पहला जो टूल है हमारा वो है इसका ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन। वो उसके अंदर ऑलरेडी बुक्स मेरे ख्याल में दी हुई है इन्होंने। तो ये डॉक्टर नीमन साहब ने इसके 6 एडिशन लिखे हैं, यानी पहला एडिशन लिखा 1810 में, उसके बाद इसके ऊपर नजर सानी की। हेलो जी सर। सर आवाज जी जी हाँ सर, थोड़ा जल्दी आगे कर लेंगे। तो एक्चुअली वो कमेंट्स आ रहे हैं तो कैंसर के बारे में सुनना था। अच्छा, वो मैं करता हूँ सर, अभी ले चलता हूँ। ठीक है, ठीक है। तो इसी तरह से इसका वो ऑर्गेनन का इल्म होना जरूरी है। इसके अंदर दिमाग की कौन सी हैं और उसके बाद मैदा की कौन सी हैं, यानी जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं उसके मतलब जितनी भी उसकी प्रूविंग हुई होती है वो इसके अंदर ऐड होती है। उसके बाद आ गया है रेपर्टरी। रेपर्टरी का इल्म भी होना बहुत जरूरी है। तो रेपर्टरी को समझना, रेपर्टरी है क्या। रेपर्टरी असल में डिक्शनरी है मटीरिया मेडिका की। तो इसके अंदर ये एक सिम्टम्स का मजमूआ है जिसमें मुख्तलिफ सिम्टम्स जो है वो इकट्ठी की जाती हैं, और उसके ऊपर जो है जितना ज्यादा अबूर हासिल होगा उतना हम केस को ज्यादा देख पाएंगे या उसके ऊपर अपना पूरा कंट्रोल कर पाएंगे। उसके बाद इसकी रेपर्टरी की स्टडी कैसे करनी है। स्टडी के मतलब ये होता है कि उसमें मेन रूब्रिक होता है, सब रूब्रिक होता है, उसके आगे मजीद रूब्रिक होते हैं, हम सारों को देखना होता है। उसके बाद से केस टेकिंग। केस टेकिंग जो है बेसिक, उसमें हमने सारी चीजें देखनी होती है, लेकिन उसमें हमें जो अबूर है वो ऊपर जो मैंने आपको टूल बताए थे, ऑर्गेनन है, मेडिसिन फिलॉसफी है, और उसके अलावा मटीरिया मेडिका है, रेपर्टरी, इन तमाम चीजों के ऊपर अबूर हासिल हो गया। उसके बाद से इसी तरह से केस टेकिंग है। अब आते हैं हम कैंसर की तरफ। तो उन्होंने कहा था तो जरा जल्दी से इसको बयान करें। तो कैंसर क्या है असल में, एक्चुअली क्या होता है कि कैंसर का नाम सुनते ही जो पेशेंट है वो डर जाता है, उसके अंदर एक खौफ पैदा हो जाता है जो उसकी इम्यूनिटी सिस्टम, वाइटल फोर्स को गिरा देता है। तो सबसे पहले होम्योपैथी के अंदर इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, बहुत अच्छी अप्रोच है। तो हमें करना क्या, हमें करना यह है कि सबसे पहले पेशेंट को हमने तसल्ली देनी है कि ये कोई चीज मसला नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, इसका ट्रीटमेंट है और ये ठीक हो जाता है। जब हम उसको तसल्ली देंगे तो उसका हौसला बढ़ जाएगा, उसकी वाइटल फोर्स जो है वो बढ़ेगी, तो उससे क्या होगा, बड़ी जल्दी इंप्रूवमेंट होना शुरू हो जाएगी। तो हम देखते हैं कि कैंसर इज ए लार्ज ग्रुप ऑफ डिजीज दैट कैन स्टार्ट इन almost any organ or tissue of the body when abnormal cells go beyond their usual boundaries to invade adjoining parts of the body and are spread to other organs.
इसका मतलब यह है कि कैंसर बीमारी का एक बड़ा ग्रुप है जो जिस्म के तकरीबन किसी भी अज़ू या बाफत में इसकी शुरुआत हो सकती है, जब गैर मामूली खुलियात यानी कि हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसा निज़ाम अल्लाह ताला ने रखा है, कुदरत ने या ऊपर वाले ने एक ऐसा निज़ाम रखा है कि जहां हमारी बॉडी डैमेज होती है या कट लग जाता है या चोट लग जाती है तो इसको खुद से हील करती है, भरती है, यानी सेल के अंदर डेवलपमेंट होना शुरू हो जाती है, तकसीम होना शुरू हो जाता है। एक सेल 2 सेल में तकसीम होता है, 2 सेल आगे मजीद तकसीम होता है, जिससे क्या होता है हीलिंग का एक प्रोग्राम या एक फंक्शन स्टार्ट हो जाता है। अब आगे क्या होता है कि उसके बाद ये कैंसर कैसे पैदा होता है, वही सेल जो हैं जो तकसीम हो रहे होते हैं वो सेल ज्यादा तकसीम होना शुरू हो जाते हैं। वो सेल जब ज्यादा तकसीम होते हैं कंट्रोल नहीं होते, रुकते नहीं है, यानी जब वो जख्म या जो जगह भर गई थी, हील हो गई थी, उसके बाद उसका फंक्शन रुक जाना चाहिए था ऑटोमेटिकली, क्योंकि अल्लाह ने ये भी ऊपर वाले ने एक फंक्शन लगाया है कि वो खुद से रुक जाता है। जब वो खुद नहीं रुक पाता, वो तकसीम दर तकसीम होता रहता है, डेवलपमेंट होती रहती है, तो वो एक ट्यूमर की शक्ल इख्तियार कर लेता है, जो एक कैंसर की शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो उसको एक नाम दिया गया कैंसर का। तलफ़्फ़ुज़ कैंसर बीमारियों के लिए एक इस्तिलाह है, यानी कि एक बीमारी का इस तमाम अमल को जो एक तकसीम दर तकसीम होता रहा है उसको जो नाम दिया जाता है वो नाम दिया गया है कैंसर का, यानी कि बीमारी का नाम दिया गया है। एक्चुअली क्या होता है कि हमारे जो सेल्स हैं वो तकसीम हो रहे होते हैं, रुक नहीं पाते, जिसकी वजह से क्या होता है अंदर ट्यूमर बन जाते हैं। तो फिर ये एक जगह से दूसरी जगह कैसे फैलते हैं? ये एक जगह से दूसरी जगह फैलते हैं हमारे लैंफ सिस्टम के जरिए। लैंफ नोड्स अंदर होते हैं बॉडी के अंदर जो एक फौज का काम करते हैं, जैसे हमारे बॉर्डर पर एक फौज करती है हमारी हिफाजत, ऐसे ये एक सिस्टम होता है, अल्लाह ताला ने इसको अंदर रखा हुआ है। ये अंदर से हमारे हर जरासीम से, हर बीमारी से हिफाजत करता है, हमारे अंदर से सेफ्टी करता है। अब उसी सिस्टम के जरिए जो सेफ्टी कर रहा है, बल्कि वो भी जो है कमजोर पड़ जाता है, उसी के जरिए से क्या होता है ये एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह मुंतकिल होता है, या फिर ब्लड के जरिए होता है, ब्लड वेसल्स के जरिए एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाता है। कैंसर के खुलिये वो खुली होते हैं जो मुसलसल तकसीम होते हैं, ठोस ट्यूमर बनाते हैं, गैर मामूली खून से खुलियों से खून भरते हैं, यानी उनसे अंदर खून भर जाता है, फिर उनकी ग्रोथ जो है वो प्रॉपर होती रहती है और रुक नहीं पाती। तो अब हमने होम्योपैथी के अंदर इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है? होम्योपैथी के अंदर सबसे पहले हमने इसकी मुख्तलिफ स्टेजें हैं वो मैं आगे बयान करूंगा। होम्योपैथी के जरिए हमने इसको क्या करना है? होम्योपैथी के जरिए सबसे पहले हमने लेना है उसकी केस टेकिंग करनी है। केस टेकिंग करने के बाद हमने उसमें से निकालना है कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं जिनको हम ठीक करें तो ये इसका जो है इम्यूनिटी सिस्टम, वाइटल फोर्स डीएक्टिव हो गई है, कमजोर हो गई है, और जिसकी वजह से क्या हुआ है कि सेल्स अंदर ज्यादा बनना शुरू हो गए हैं, उसको किस चीज ने डैमेज किया। दूसरी जो है मुख्तलिफ उसके तक हमूल्स हैं उनका इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हम इसके ऊपर, कैंसर के ऊपर इसी केस को लेते हैं। अच्छा, थोड़ा सा पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी वजह जो है वो क्या होती है, कैंसर की सबब क्या है। अच्छा, इसका सबब क्या है? इसका सबब जेनेटिकली है। इसका सबब जो है वो जेनेटिकली है। ये एक जेनेटिकली बीमारी है। जेनेटिकली बीमारी क्या होती है? जो जीन्स के अंदर होती है, हमारे डीएनए के अंदर होती है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड के अंदर मौजूद होती है, जो विरासत में मिलती है। यानी कुछ ऐसा भी होता है जो विरासत में होता है, जैसे दादा दादी, नाना नानी से इस तरह से ये आगे मुंतकिल होता रहता है। तो उसमें ये होता है, ज्यादातर उनके अंदर ये चांसेस ज्यादा होते हैं कैंसर के पाए जाते हैं। और जहाँ पे पीछे विरासत में हो, या दूसरी चीज ये होती है कि जब चोट लग जाती है, आपके किसी भी अज़ा पर चोट लग गई, सार में चोट लग गई, हड्डी पे चोट लग गई, जिस्म में चोट लग गई, या आपके ब्रेस्ट पर चोट लग गई, उसमें क्या होता है कुछ सेल्स जहाँ पे चोट लगी होती है वो डैमेज हो जाते हैं। डैमेज होने के बाद क्या होता है, वहां रिपेयरिंग शुरू हो जाती है। जब रिपेयरिंग होती है तो वो जो रिपेयर करने वाले सेल्स होते हैं, यानी जो प्रोटीन होती है, वो जो है ना सेल्स,
वो असल में क्या होता है, वो रुक नहीं पाते, वो तकसीम दर तकसीम होते रहते हैं। जब तकसीम दर तकसीम होते रहते हैं तो वहां पे ट्यूमर बन जाते हैं, वो ट्यूमर जो है वो आगे फिर फैलना शुरू हो जाते हैं। तो ये उसकी काजेज है मोटी मोटी सी। तो अब हम चलते हैं इसकी अप्रोच कैसे करनी है, केस टेकिंग करनी है, जो मैं आपके साथ इसका एक केस शेयर करता हूँ ताकि टाइम भी बच जाए और काम भी ज्यादा कंप्लीट हो जाए। मुझे जो है ना ट्यूमर्स हो गए हैं, कहाँ पे, उसके अंदर मेनिया के अंदर है या अपने ब्रेस्ट के अंदर, और उसकी ग्रोथ शुरू हो गई है, वो रोज बरोज बढ़ते जा रहे हैं। अब मुझे उसका दर्द भी शुरू हो गया। दर्द कैसे, दर्द बड़ा शदीद है, बर्दाश्त नहीं होता। और क्या होता है जी, और मुझे सर्दी लगती है, सर्दी बहुत ज्यादा लगती है, बल्कि मैंने अपने पास हीटर भी रखे हुए हैं। तो उस हीटर से भी मुझे कुछ रिलीफ मिलता है, कुछ कमी होती है जब, वरना सर्दी मुझे बहुत शदीद लगती है। उसके बाद और क्या होता है जी, उसके बाद से ये बढ़ रहे हैं, इसकी मुझे जो है टेंशन है कि दर्द भी शदीद है, वो मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा, और इस वजह से मैं, मेरे अंदर कमजोरी भी आती जा रही है। अच्छा, ये सब कुछ हुआ क्यों? इसकी वजह से मैं जो परेशान हूँ, बच्चों की वजह से भी। मेरा कारोबार, मैं बच्चों को पढ़ाती थी, टीचर थी, ट्यूशन के जरिए मेरी अर्निंग होती थी, वो भी सारी रुक गई है। अब मैं काम नहीं कर पा रही, मुझे दर्द बहुत शदीद है। इसी तरह से उसने फिर अपना मजीद मुझे बताया कि, मैंने कहा कि इसको बताएं कि यह सारे मसले कहाँ से आए, कैसे आए, क्यों आए। तो उसने कहा कि मेरी पहले एक शादी हुई थी, वहां से मेरे 5 बच्चे हैं, और वो जो मेरा हस्बैंड है वो क्या करता था, वो नशा वगैरह करता था, वो पूरी तवज्जो नहीं देता था, पूरा मुझे घर पर, बच्चों पर, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा परेशानी रहती थी। अब मैं ये सारी बातें पीछे अपने घर वालों को भी नहीं बता सकती थी, क्योंकि घर वालों को बताती थी तो वो भी परेशान होते थे। इस सिलसिले में मैं चलती रही काफी अर्सा, लेकिन अब मुझे वो बर्दाश्त से बाहर हो गया। फिर मैंने उससे डाइवोर्स ले ली। डाइवोर्स लेने के बाद मैंने नेक्स्ट नई शादी कर ली। उस शादी के बाद क्या हुआ है कि उसके पास भी इतने फाइनेंशियल इश्यू हैं कि वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, और मेरे बच्चे भी हैं, मैं भी चाहती हूँ कि उसके ऊपर बर्डन ना बने। तो वो सारा गम जो है मैंने अपने अंदर छुपाया हुआ है, वहां से मैं ये सारी चीजें सोचती रहती थी। उसके बाद से मुझे ये सारे मसाइल जो है वो आना शुरू हो गया। तो उसकी रीजन जो है वो हमें मिल गई कि इसके अंदर प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुआ। प्रॉब्लम उसका शुरू हुआ था उसके गम से। डॉक्टर प्लीज कंटिन्यू। आवाज आ रही थी मैम? जी 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 जी, अच्छा, आगे चलिए। अच्छा, अब एक चीज मैं आपको और यहाँ पे जाहिर वाज़ेह करूं कि जब इसमें क्या करना है, केस टेकिंग के दौरान हमने 2-3 चीजों को नजर रखना है। केस को रेपरडाइज करने के बाद करते हुए या मटीरियल मेडिका के अंदर देखते हुए हमने क्या करना है कि सबसे पहले देखना है कि जो कैंसर है, जो ट्यूमर वो लेके आया किस स्टेज में है। इसकी वजह से मैं जो परेशान हूँ, बच्चों की वजह से भी। मेरा कारोबार, मैं बच्चों को पढ़ाती थी, टीचर थी, ट्यूशन के जरिए मेरी अर्निंग होती थी, वो भी सारी उसकी माइंड स्टेट क्या है। क्योंकि जब तक उसके स्टेट ऑफ माइंड जो है, माइंड की जो कैफियत है, माइंड की जो हालत है वो तब्दील नहीं होगी, तब तक उसके अंदर जो वाइटल फोर्स उसकी है, जो उसकी इम्यूनिटी सिस्टम है, वो एक्टिव नहीं होगा। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, उसकी स्टेट ऑफ माइंड को चेंज करना है। अगर तो पेशेंट सेकंड स्टेज में है या थर्ड स्टेज में है या फोर्थ स्टेज में है, अगर फर्स्ट स्टेज में है तो फिर आप उसकी सिंपल टोटलिटी ही लगा सकते हैं, उसको जेनेटिकली पे भी ही दवा दे सकते हैं। डॉक्टर अख्तर, एक क्वेश्चन है कि कौन से साइड का कैंसर है, राइट साइड या लेफ्ट साइड? हाँ, वो लेफ्ट साइड में। अब देखें टूल्स, मैं इसमें सारा तारुफ इसलिए करवाना चाह रहा था कि हम एक टूल्स है ना। अब देखिए रडार ओपस ने क्या किया, रडार ओपस में उन्होंने तमाम टूल्स रखे हुए हैं। उसमें ऑर्गेनल भी रखी हुई है, फिलॉसफी भी रखी हुई है, मटीरियल मेडिका भी रखा हुआ है, रेपर्टरी भी रखी हुई है। असल में मैं सारी डिटेल से बताना चाह रहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हमें सिर्फ कैंसर पे डायरेक्ट लेके जाएं। तो अब देखिए लेफ्ट साइड पे है या राइट साइड पे है, तो रेपर्टरी के अंदर लेफ्ट साइड भी है, राइट साइड भी है। आप लेफ्ट साइड, उसके जब ये जो पेशेंट था इसकी दोनों साइडों में थी, लेफ्ट में भी थी और राइट में भी थी, और 5-5, 6-6 ट्यूमर थे। और एक एक ट्यूमर का जो साइज था वो तकरीबन 5 इंच, 6 इंच
3 इंच था, और ये फैलते फैलते बगल तक यानी एक्जिला तक उसके पहुंच चुका था, और वहां तक भी उसके ट्यूमर आ गए थे, और उसको दर्द जो हो रहा था वो पीछे कमर तक जा रहा था, जो केस मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। यहाँ पे मैंने रेपर्टरी के अंदर फिर इसको सर्च करते हुए ना रूब्रिक उसका लगाया, माइंड ग्रीफ सारो ग्रीफ एलिमेंट्स। करते हुए या मटीरियल मेडिका के अंदर देखते हुए हमने क्या करना है कि सबसे पहले देखना है कि कैंसर है जो ट्यूमर वो लेके आए किस स्टेज में है, फर्स्ट स्टेज में है, सेकंड स्टेज में है, थर्ड स्टेज में है। अगर तो इब्तदाई स्टेज में है तो वो बढ़ चुके थे और बॉडी में फैल चुके थे, वो थर्ड और फोर्थ स्टेज में चल रहा था, तो हमने उसकी सबसे पहले जो है ज्यादा फोकस जो किया वो किया उसके ऊपर, स्टेट ऑफ माइंड के ऊपर। स्टेट ऑफ माइंड के ऊपर उसके जब हमने
स्लाइड्स पर ही जाते हैं क्योंकि उसमें भी अपनी रिपोर्टरी शीट डाली हुई है, आप उसमें सारे रूब्रिक्स बता सकते हैं। सही है। आप स्क्रीन शेयर ऑफ कर दीजिए। स्लाइड्स ओपन कर। जी जी, अब देखिए उसके ये चीजें आ गई सामने। ये उसके बाद उसको चिल्ड्रों की बच्चों की परेशानी थी कि उसने कहा जी मेरे 5 बच्चे उससे क्या हुआ, उसको मनी पैसों का भी प्रॉब्लम आ गया, वो भी हमने रूबरल करा दिया। इसी तरह उसे जो अपना काम, अब उसके काम सारा फेल हो गया, अब नेक्स्ट टाइम वो काम कर पाएगी नहीं कर पाएगी, उसके ऊपर उसको फेलियर था, उसका खौफ वो भी लगा दिया। उसका बिजनेस फेल हो रहा था, उसका भी हमने लगा दिया। खौफ था उसे ना कि आगे आने वाले वक्तों में वो मुझसे खो जाएगा, अब मुझे वो ट्यूशन नहीं मिलेगी, बच्चे चले जाएंगे, इस तरह के उसके वर्ड थे। तो इसी तरह से उसने मुझे बताया कि अब मैं अपनी सेहत के हवाले से भी परेशान हूँ। तो सर्दी भी उसे बहुत ज्यादा लगती थी। उसने कहा मैंने 2-2 हीटर अपने पास चला के रखती हूँ। तो वो सारा लगाया, तो उसके स्टेट ऑफ माइंड के ऊपर ये सारी चीजें सामने आ गई। तो ये मैंने जो चार्ट लगाया हुआ है वो लगाया हुआ है नसोड़ के हवाले से। अगर आपने उसकी फैमिली में से कोई नसोड़ चुनना है, कोई और चीज चुननी है, तो उसके मैंने ये चार्ट वो लगाया जो उसका नसोड़ बनता था उसकी सिम्टम्स के मुताबिक। पहले मैंने उसको नसोड़ दिया, नसोड़ देके क्या किया, उसकी वो तमाम रास्ता जो रुकावट थी उसको खत्म किया। दूसरा जो उसके अंदर जेनेटिकल इशू था उसको खत्म किया। उसको खत्म करने के बाद फिर मैंने उसके दोबारा से जो है स्टेट ऑफ माइंड के ऊपर जो दवाई उसको दे दी। स्टेट ऑफ माइंड दवाई देने के बाद उसने 1-2 महीने, इस प्रोसेस को तकरीबन 1 साल लगा क्योर होने में। ये 1-2 दिन में या 4 दिन में नहीं हो गया कि मैं आपको कहूं जैसे ही दवाई दी तो वो ठीक हो गया, ऐसे बिल्कुल नहीं हुआ था। तकरीबन 1 महीने के बाद मैंने उसको दोबारा से रीचेक करके उसकी स्टेट ऑफ माइंड के ऊपर ये मेडिसिन दी। ये मेडिसिन हमने तकरीबन उसको 3 माह तक चलाई। 3 माह चलाने के बाद फिर हमने उसकी ओवरऑल जो है उसने अपने आप में कहा कि नहीं अब मैं पहले से बेहतर होना शुरू हो गई हूँ, मेरे अंदर इंप्रूवमेंट आना शुरू हो गई है। लेकिन जो ट्यूमर्स हैं वो उसी तरह खड़े हैं, कुछ काम नहीं हुए, खास फर्क नहीं पड़ा उसके अंदर। तो फिर उसके ऊपर हमने दोबारा से उसको रीचेक करके केस को, उसके पैथोलॉजिकली उसके फिजिकली सिम्टम्स वो लगा के उसके ऊपर हमने फिर एक दवा सेलेक्ट की जिससे वो पेशेंट तकरीबन 1 साल में क्योर हो गया। अब वो अल्हम्दुलिल्लाह 100% उसके ट्यूमर्स, उसका पेन, उसकी सर्दी, सो सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। अब वो पेशेंट कभी कभी आता है क्योंकि उसके हस्बैंड की पहले की जो शादियां 2 हैं, उसको टेंशन होती है पहले वाले से बच्चे बाद में भी बच्चे हैं, तो वो कभी कभी मिजाजन जो वो पल्सर डीला पेशेंट बन जाता है, तो हम उसको पल्सर डीला की एक आध खुराक दे देते हैं, साथ में प्लास्टो वगैरह दे देते हैं, तो वो बेहतर फील करता है, अपने आप में अच्छा महसूस करता है। जी मैम, इसमें कुछ डाउट वगैरह है तो दोबारा क्लियर कर दूं या सही है? हेलो जी डॉक्टर अख्तर, आपकी आवाज आ रही है? जी मैम, मैंने कहा यहाँ तक क्लियर हो गया, तो यार जी डाउट जी वगैरह है? जी क्लियर है, कोई आई गेस डाउट भी नहीं है, हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। इसी तरह से फिर एक पेशेंट मेरे पास और आया, उसको ये एसोफेगल कैंसर था, यानी गजा की नाली का उसको कैंसर था। उसका वो बायोप्सी वगैरह रिपोर्ट्स वगैरह उसने सारी करवाई हुई थी।
तो उसको भी मैंने उसका केस टेकिंग इसी तरह से की, सारी केस टेकिंग। उसके अंदर भी एक गम था। गम क्या था उसके अंदर? गम ये था कि उसकी जब उसने अपने सेकंड बेटे की शादी की, पहले बेटे की दफा नहीं, सेकंड बेटे की जब उसने शादी की, तो जो उसने अपने भाइयों को, अपने चचाजाद भाइयों के साथ, क्योंकि कंबाइंड फैमिली थी, उनको पाला हुआ था, वो घर में बड़ा था, उसको संभाला था, उनकी खिदमत की थी, सब कुछ किया, फिर उनकी शादियां की, शादियों के बाद उनको कारोबार भी करवाया, सब कुछ करवाया। अब क्या हुआ कि जब उसने सेकंड बेटे की शादी की, सेकंड बेटे की शादी के ऊपर वो उससे नाराज हो गए। नाराज होने के बाद उसके पास आए नहीं, उसकी शादी पे नहीं आए, उसकी टेंशन, डिप्रेशन उसके ऊपर आना शुरू हो गया। और उसके साथ साथ उसके घर के अंदर भी कोई रवैया ठीक नहीं था मिसिस के साथ, ये इस तरह से उसके इख्तलाफ थे। वहां पे फिर हमने उसकी स्टेट ऑफ माइंड को देखा, उसकी जेनेटिकली को देखा कि इसके अंदर जीन्स कौन से, इसके अंदर जेनेटिकली प्रॉब्लम क्या है, या फिर उसके अंदर रुकावट क्या है, रुकावट के कौन सा मियाजन बैठा है, कौन सा चीज बैठी है, उसको हमने पहले दी, मेडिसिन क्लियर किया। उसके बाद से उसकी स्टेट ऑफ माइंड, उसके ग्रीफ और गम के ऊपर जो मेडिसिन दी वो, लेकिन इसका जो दोनों चीजें थी वो एक ही मेडिसिन से क्योर होगी जो हमने जीन्स के मुतालिक दी हुई थी, जेनेटिकली दी हुई थी। उसके साथ ही उसका जो है गम, वो सारी चीजें क्योर होगी। डॉक्टर, एक क्वेश्चन है पुराने केस से रिलेटेड, आपने कौन कौन सी मेडिसिन दी थी पेशेंट को? पुराने केस से रिलेटेड पहले, सबसे पहले मैंने उनको उसकी जो नसोर्स था वो दिया, उसमें सुराइनम भी आ रहा था प्रॉपर, और उसमें कार्सिनोसिन भी आ रहा था। तो लेकिन हम जो है टेंशन, उसकी जो ग्रीफ था वो कार्सिनोसिन में मजबूत था, लेकिन आप उसको मजीद चेक कर सकते हैं। इसी रडारोपस की एक खूबसूरती ये भी है कि इसके अंदर मटीरिया मेडिका भी है, क्योंकि रेपर्टरी से हम खाली उसकी सिलेक्शन नहीं कर सकते, रेपर्टरी से हम केस रेपर्टराइज कर सकते हैं। करने के बाद 10 या 15 मेडिसिन आपके सामने आ जाती हैं उसमें। बाज दफा ऐसा भी होता है कि एक सिम्टम की ही मेडिसिन हमें देना पड़ती है, क्योंकि हमने उसकी पर्सनैलिटी को भी, पेशेंट को देखना होता है, उसकी लुक को भी देखना होता है, और उसकी तमाम चीजों को हमने लेना होता है, खाली ये नहीं होता। तो रेपर्टरी से हमें क्या मिलता है? रेपर्टरी से हमें ये मिल जाता है कि हमें इतनी सारी मेडिसिन जो होती हैं, एक जंगल है मेडिसिन का, वो हमें क्लोज करके ले आता है सामने, चंद एक मेडिसिन के सामने। जब चंद एक मेडिसिन हमारे सामने आ जाती है तो फिर हम उसको कंफर्म करने के लिए ये लगा लेते हैं मटीरिया मेडिका, क्योंकि ऑलरेडी मटीरिया मेडिका भी रडारोपस के अंदर मौजूद है, रेपर्टरी भी इसके अंदर मौजूद है, आर्गेनम भी इसके अंदर मौजूद है, फिलॉसफी भी इसके अंदर मौजूद है। तमाम टूल्स जो हैं वो रडारोपस के अंदर मौजूद है, वहां से आप कंफर्म कर सकते हैं। लेकिन जो मैंने उनको दी थी वो कार्सिनोसिन थी, ठीक है। जो फर्स्ट पेशेंट था उसको मैंने सुराइनम दी थी, जो सेकंड पर्सन था उनको मैंने कार्सिनोसिन दी थी, और उसके बाद से फिर मैंने उसको कल्केरिया कार्ब दी थी जो फर्स्ट पेशेंट था, इसको मैंने नक्सवामिका दी थी। दोनों में डिफरेंस था, थोड़ा फर्क था। तो असल में ये होता है कि आपने सारी चीजें खुद, पेशेंट सामने हो तो कुछ और चीजें होती हैं, सामने नजर आ जाता है। अब असल में हमारी होम्योपैथी नाकाम की होती है, सबसे बड़ी नाकामी ये है कि जो हम बता देते हैं उसी पे, या किसी से पूछ लेते हैं जो केस उसका क्योर हुआ हो, फर्ज किया उसके नेक्स्ट वेमिसा से क्योर हुआ तो हम वही बात नोट कर लेते हैं, लिख लेते हैं। अब जो ऐसा पेशेंट सिम्टम्स लेके आएगा हम उसे नेक्स्ट वेमिका दे देंगे। अच्छा, तीसरा पेशेंट आ गया, कोई कोनियम से ठीक हुआ तो हम कोनियम लिख ली, वो उसको दे दी, जबकि ऐसा नहीं करना। हर केस को आपने एक नए तरीके से देखना है, नए तरीके से उसकी आपने ये सोचना है, अपने आप को, दिमाग को ये खाली करके रखना है कि पहले ऐसा केस मैंने देखा ही नहीं। बिल्कुल न्यूट्रल होकर बैठना है और सारी केस टेकिंग करनी है नए सिरे से, नए सिरे से उसको रेपर्टराइज करना है। उसके जो पिकुलर सिम्टम्स हैं या चीफ कंप्लेंट है या क्या चीज उसकी सामने स्टेट ऑफ माइंड सामने आ रही है, जो सबसे ज्यादा अहमियत वाली है, जिसपे ऊपर मरीज ज्यादा फोकस कर रहा है, सबसे पहले आपने उसको डील करना है। उसको डील करने के बाद फिर आपने अगला स्टेप डील करना है, अगला स्टेप डील करना है। असल में जो क्रॉनिक केस होते हैं, बड़े केस होते हैं, पुराने केस, पेचीदा केस, जितने ही डीप होते हैं, जितनी बरस गहरी जा चुकी होती है, उसको टाइम भी उतना लगता है। दूसरा, हम इस वजह से सोच रहे होते हैं कि जी अभी 5-6 दिन में इसका रिस्पॉन्स आ जाए, 5-6 दिन में या महीने में रिस्पॉन्स नहीं आता। मैं अपने पेशेंट को कम से कम 3 महीने का कहता हूँ कि 3 माह के बाद आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। अगर आपने मेडिसिन लेनी है तो ठीक है, नहीं लेनी तो आप कहीं और जाके दिखा लें। अगर आप कहते हैं कि मैंने ठीक होना है, उसमें क्या हुआ कि मुझे 5-6 साल लगे, 5-6 साल के बाद पेशेंट जो है उनके अंदर ट्रस्ट डेवलप हो गया कि जो ये बात करता है वो सही है। उससे 3-4 महीने के अंदर रिस्पॉन्स ऑटोमेटिकली आ जाता है, सेरिब्रल पाल्सी के अंदर भी, कैंसर के अंदर भी, और जो हार्ट के अंदर भी।
अभी अभी रिसेंटली मैंने मतलब एक हार्ट का केस लिया था, अंजियाना पेक्टोरियस का था, और एमबीबीएस डॉक्टर एफसीपीएस डॉक्टर था, भाई पास नहीं करवाना चाह रहा था वो अपना। उसने कहा मैंने, मुझे भी जेनेटिकली प्रॉब्लम था, विरासत से सारी चीजें आ रही थी, तो उसको मैंने डील किया इसी रडार ओपस के जरिए। उसकी जो सिम्टम थे वो मैंने 7-8 लगाए थे, लेकिन जो मैंने उसको रेमेडी दी थी वो सिर्फ 3 सिम्टम कवर कर रहा था, लेकिन वो 3 सिम्टम थे जो उसके सबब था, जो उसकी वजह था, उनके ऊपर मैंने मेडिसिन सिलेक्ट की। असल में ये सारी बातें आपके साथ शेयर करने का मकसद ये है कि हम देखते हैं, जैसे ये इसमें देखें सबसे पहले टॉप पे कोनियम आ रही है, ठीक है, नेक्स्ट मम्मी का आगे जाके आ रही है। इसी तरह से हमने ये बात नहीं लेनी कि जो टॉप पे आ रही है वही मेडिसिन हम पेशेंट के लिए प्रेस्क्राइब करें। हमने क्या करना है, जो हमें जिसके ऊपर हमारा माइंड सेट हो रहा है या हम सेटिस्फाइड हो रहे हैं, उसको हमने मटीरिया मेडिका के अंदर से जाके देखना है कि मटीरिया के अंदर उसकी है, या अगर काजेस पे हमें मिल जाती है तो फिर हमने बगैर सोचे समझे काज वाली, चाहे वो एक सिम्टम कवर कर रही है, चाहे 2 सिम्टम कवर कर रही है, चाहे 3 सिम्टम कवर कर रही है, वो हम उठा के देखेंगे। हाँ, अगर क्रॉनिक केस में आता है तो सबसे पहले आपने उसका स्टेट ऑफ माइंड देखना है कि उसकी स्टेट ऑफ माइंड क्या है, सबसे पहले उसको चेंज करना है, उसको सेट करना है। जब वो सेट हो जाएगा तो उसकी उससे वाइटल फोर्स जो है वो एक्टिव हो जाएगी। जब वाइटल फोर्स उसकी एक्टिव होगी तो फिर उससे बाद से हमने उसके अंदर जो फिजिकली पैथोलॉजिकली चीजें रहेंगी उसको ठीक करने की कोशिश करनी है। मजीद मैम कुछ पूछना है या क्लियर हो गया इतना? सब आगे कंटिन्यू करिए, क्वेश्चंस हम एंड में लेते हैं। ठीक है, आप ईसोफेजियल कैंसर वाला अपना केस पूरा एक्सप्लेन करिए, उसके बाद जो केस क्वेश्चंस है वो हम एंड में आपसे पूछेंगे। ठीक है। तो इस तरह से ये सारी जो ये पेशेंट बुजुर्ग थे, अमीन नाम था इनका, फैसलाबाद से आए हुए थे। तो इनका केस भी हमने सबसे पहले क्या देखा, उसके अंदर जो अपना रुकावट थी जेनेटिकली वो मैच करती है बाकी उसकी काज के साथ, अगर वो मैच करती है नेक्स्ट फैमिली का हमने इसलिए दिया कि उसके अंदर चिड़चिड़ापन भी था, गुस्सा था, एंगर बहुत ज्यादा था, उसके ऊपर हमने उसको नेक्स्ट फैमिली का दी। अभी ये पेशेंट चल रहा है लेकिन काफी पहले से इंप्रूव कर गया है, इसकी कमजोरी वीकनेस बाकी चीजें जो है वो काफी इंप्रूव कर गई हैं। तो ये था हमारा उसके बाकी मैंने चार्ट इसलिए सेंड कर दिए कि उसको एक एक रूब्रिक प्रेस्क्राइब करने में, रडार से देखने में टाइम लग जाता है काफी, तो मैंने उसकी सारी स्लाइडें साथ अटैच कर दी। जी मैम। सर आगे कंटिन्यू करिए, यूट्यूब के भी जो क्वेश्चंस है वो सारे एक ही बार में लेंगे, आप आगे चलिए, आप अपना ये पूरा केस एक्सप्लेन करिए, उसके बाद जब सेशन एंड हो जाएगा तब हम क्वेश्चंस लेते हैं। इसमें मैंने कंप्लीट कर दिया है कि उसको केस को बताऊं कि उसने क्या क्या बताया था, ये सिम्टम्स वगैरह, तो फिर तो काफी लंबा हो जाएगा। प्लीज हमारे बहुत सारे व्यूअर्स की तरफ से क्वेश्चन है कि पूरा केस एक्सप्लेन करिए कि पेशेंट के क्या सिम्टम्स थे, पेशेंट ने क्या बोला, आपका अप्रोच क्या था, आपने क्या सिम्टम्स दिए, क्या मेडिसिन दी, किस पोटेंसी में दी एंड क्या रेपिटेशन दी। आप ये चीज पूरा एक्सप्लेन करिए। आप रडार का पॉइंट अगर स्किप कर देंगे तो कोई इशू नहीं है, आप रडार के बारे में मत एक्सप्लेन करिए, आप पूरा केस एक्सप्लेन। रडार के बारे में मैंने कर रहा हूँ, मैं इसके हवाले से कर रहा हूँ। देखिए केस के हवाले से उसने मुझे आगे कहा, मैंने उसका केस बताया ना, जो सेकंड हमारे पास केस आया था, उसने आगे कहा था कि मुझे ना ये नाली से निकलना मुश्किल है, यानी खुराक जो मैं खाता हूँ उसको मैं निगल नहीं पाता हूँ, निगलना मेरे लिए इंतहाई मुश्किल हो गया है। उसकी वजह उसने वो बताया, मैंने कहा क्या, क्योंकि जी मुझे कैंसर हो गया, क्योंकि डॉक्टर ने ऑलरेडी उसको बता दिया था, पहले डायग्नोज करके सारी चीजें बता दी, उसके अंदर से वो सारी नाली पिचक गई है और पिचकने की वजह से निकलना मुझे मुश्किल हो गया है जो पेशेंट के। लेकिन पेशेंट का जो मैंने रूब्रिक लिया वो यही था कि उसके जो निकलना मुश्किल हो गया ना, वो सबसे पहले मैंने टॉप पे लगाया भी चार्ट के अंदर। उसके बाद से उसने मुझे कहा कि मुझे वॉमिट हो जाती है, वॉमिट हो जाती है। वॉमिट के बाद फिर उसने मुझे बताया कि जी मुझे ना इसके साथ साथ दर्द भी है, छाती के अंदर भी दर्द है और पेट के अंदर भी दर्द है। फिर उसने बताया कि मुझे जो है सबसे ज्यादा इस बच्चों की भी टेंशन चलती है, घर के अंदर जो मसाइल है मिसेस वो चलते हैं, तो मुझे कोई बात अच्छी नहीं लगती। इन टेंशन के बाद, इन मसाइल के बाद जो बात भी मुझसे करता है, बात करता है, उसके ऊपर मुझे गुस्सा आ जाता है। तो मेरे पास शोर होना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, शोर से मेरी तकलीफ और ज्यादा बढ़ जाती है।
प्यास मुझे बिल्कुल भी नहीं लगती, भूख भी मुझे बिल्कुल नहीं लगती। इस तरह के उसने जो अपना है सारा केस वो मुझसे बताया था। लेकिन उसके ऊपर जो मेन उसकी रीजन थी वो था उसका ग्रीफ। तो ग्रीफ क्या था, जो उसके भाइयों के बेटे या उसके अपने जो भाई थे वो उससे नाराज हो गए थे। नाराज किस वजह से हुए थे, जब वो अपने बेटे की शादी कर रहा था सेकंड की, जहां वो चाह रहे थे वहां नहीं कर रहा था, किसी और जगह पे उसकी शादी हो रही थी। उसकी वो वजह थी, उसके अंदर से वो उसके नाराज होने का उसके अंदर बहुत ज्यादा गम था, परेशानी थी। उसको उसने अपने ऊपर सवार किया, उसके बाद से उसकी भूख खत्म हुई, भूख के साथ साथ उससे निकलना मुश्किल हो गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो सिम्टम्स हैं वो बढ़ती गई। लेकिन पेशेंट ने आके ये नहीं बताया कि मुझे वो गम था या वो परेशानी थी। उसने सबसे पहले मुझे यही कहा कि मुझे निकलना मुश्किल है। निकलने के बाद उसने बताया कि मुझे वोमिट हो जाती है। वोमिट के बाद मुझे उसने कहा जी ये हो जाता है कि मेरे पेट में भी दर्द है और मेरी छाती में भी दर्द है, और मुझे गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, मेरे अंदर चिड़चिड़ापन है, मुझे शोर अच्छा नहीं लगता, मैं अकेला रहना पसंद करता हूँ, अकेला पसंद है। तो अकेला किस वजह से, कि शोर ना हो, यानी उसे शोर की वजह से बहुत ज्यादा इरिटेशन होती थी, परेशानी होती थी। तो उसके ऊपर मैंने उसका पूरा केस जो रेपर्टाइज किया, उसमें कोनियम भी आ रही थी, उसमें नक्सवेमिका भी आ रही थी, उसमें कार्सिनोसिन भी आ रही थी, और सारी चीजें सामने आ रही, बेलाडोना भी आ रही थी। तो मैंने सबसे पहले उसको कार्सिनोसिन दी 1 mg। 1 mg देने के बाद फिर उसको मैंने दोबारा फॉलो में बुलाया, तो उसने कहा कि अब कुछ मेरे गम जो है, टेंशनें जो है वो रिलैक्स हो गई हैं, ज़हनी तौर पे मैं कुछ सेटिस्फाइड हूँ। तो उसके बाद से मेरे अंदर अभी ये शोर से और ये चिड़चिड़ापन, गुस्सा, ये चीजें ज्यादा हैं। मुझे गुस्सा बहुत ज्यादा आ जाता है, और उसमें मेरा जो है गुस्से में मारने को भी दिल चाहता है, मैं बच्चों को बड़ों को मारा। तो उसके ऊपर मैंने उसको आर्सेनिक दी, नेक्स्ट दी। नेक्स्ट मम्मी के बाद अभी उसने आना है, फिर मैंने उसको मजीद देखना है, फिर उसके ऊपर दवा को प्रेस्क्राइब करना है। जी मैम, और कुछ सवाल है इस केस के हवाले से? अभी तक तो नहीं है कोई। हेलो, कोई क्वेश्चन नहीं है अभी, आप ठीक आगे है। सकते हैं। अब फिर इसकी स्टेजेस हैं कैंसर की, इसकी 4 स्टेजेस होती हैं। मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी। चेस्ट में फैल गया, अब चेस्ट से उसने फेफड़ों के अंदर डेवलपमेंट शुरू कर दी, फेफड़ों से उसने कैंसर के अंदर डेवलपमेंट शुरू कर, जिगर के अंदर, सॉरी, जिगर के अंदर डेवलपमेंट शुरू कर दी। फिर उसने गुर्दों को भी कवर कर लिया, मसाने तक, यूट्रस तक, या मेल ऑर्गन तक भी को। इस तरह से वो डेवलप करता जाता है, लास्ट स्टेज में पहुंच जाता है। एक क्वेश्चन है, आपने कितने टाइम में फॉलो अप रखा अपने पेशेंट का? जो फर्स्ट पेशेंट है उसको मैंने पूरा 1 साल तक रखा नहीं, ये फॉलो वाला, में। ये थर्ड केस ये अभी इसको 3 माह हो गए अभी चलते हुए, तो अभी ये फॉलो अप में ही चल रहा है। आप कितने दिन में बुलाते हैं पेशेंट को, कितने दिन की मेडिसिन? 1 माह के बाद बुलाता हूँ, 1 माह के बाद बुलाता हूँ। जी सर, जी सर, जी सर, जी जी बोलो, जी जी आ रही बोलो। बस अभी क्लोज, बस अभी क्लोज करने वाला हूँ। जी मैम, और कुछ सवाल है?
एक क्वेश्चन है, आप पोटेंसी सिलेक्शन कैसे करते हैं? जी, आप पोटेंसी सिलेक्ट कैसे करते हैं? पोटेंसी सिलेक्ट है। तो पोटेंसी सिलेक्ट के लिए देखिए कैंट की जो ऑब्जर्वेशन है ना, उसके अंदर बहुत अच्छा तरीका बताया हुआ है पोटेंसी सिलेक्ट करने का। पोटेंसी लो पोटेंसी से हमने काम स्टार्ट करना है। अगर उसकी स्टेट ऑफ माइंड है, माइंड की सिम्टम्स ज्यादा है, माइंड स्टेट जो है वो मजबूत है, स्ट्रांग है, फिर हम तो उसके लिए बड़ी पोटेंसी सेलेक्ट करनी है। क्यों करते हैं आगे? जी मैम, बस अभी कंप्लीट हो गया, कोई सवाल है तो पूछ लें। एक था कि आपने तीनों केसेस में क्या क्या मेडिसिन दी थी, एंड आप थोड़ा जस्टिफिकेशन दीजिए कि आपने कैलकेरिया क्यों दी थी, नक्सवामिका क्यों दी थी, क्योंकि कंफ्यूजन हो रहा है सारी उसमें। तो पेशेंट की क्या कैरेक्टरिस्टिक थी अच्छा, जो आपने कैलकेरिया दी, क्या कैरेक्टरिस्टिक थी जो आपने? जब उसके अंदर एंग्जाइटी ज़्यादा थी बिजनेस की और उसके अंदर बच्चों की और उसके हवाले से काम की फेलियर की, तो वहाँ पे हमने उसकी कल्केरिया कार्ब उसके ऊपर चॉइस की। तो कल्केरिया कार्ब के अंदर वो उसकी जो उस वक्त अपनी पर्सनैलिटी पेशेंट की, वो भी कल्केरिया कार्ब के अंदर जा रही थी। जो उसके बाद में जो हमने उसके ऊपर हार्ट के ऊपर यानी ये इसके ऊपर पैथोलॉजिकली जब हम चेंजेस के ऊपर पोटेंसी सेलेक्ट की, तो वो थी फाइटोलाइका डिकेंड्रा। फाइटोलाइका डिकेंड्रा जो है ना, एंड में जब केस को खत्म करते हैं तो फाइटोलाइका डिकेंड्रा के वो हार्ड थी, उसके जो ट्यूमर थे वो हार्ड थे और पेनफुल भी थे, और पेन जो है वो एक्सटेंड भी कर रहा था। असल में मटीरियल मेडिकल से कंफर्म होती है मेडिसिन सारी। और आपने क्या क्या पोटेंसी दी हर एक केस में? लो पोटेंसी? हमने जो पोटेंसी लो रखी है, पोटेंसी अच्छा। बिल्कुल लो रखी है। एक क्वेश्चन है, आपने हाँ जी, उसके डाइट बाद मैनेजमेंट भी उस टाइम पर करा था? जी, डाइट मैनेजमेंट मैं हर केस में अपना करता हूँ, वो मेरा अपना एक समझ लें कि मैं थोड़ा सा उसकी हेल्प लेता हूँ। मैंने इसके ना ऊपर थोड़ी सर्च पर किया हुआ, इसको स्टडी भी किया हुआ है डाइट के हवाले से। जो आजकल हर्बल का एक मेथड चलता है जिसे हम कहते हैं, वो उसका है साबर मुल्तानी का थीम पे ना, उसने डाइट के प्लान बनाया हुआ है। यानी मेडिसिन नहीं होती, वो डाइट से ट्रीटमेंट करता है, वो मैं उसका थोड़ा सा सहारा ले लेता हूँ या हर्बल के हिसाब से जो भी देखता हूँ वो इसको, यानी कि जहाँ पे ट्यूमर आएगा ना, तो उसकी सिंपल मिसाल मैं आपको देता हूँ कि गर्म मिजाज वाली दवाइयाँ हम रखते हैं। गर्म मिजाज की दवाइयाँ हम इसलिए खुराक रखते हैं, सॉरी दवाइयाँ नहीं, खुराक, कि वो उसको पिघलाए, हीट दे। हीट हीट से क्या होता है, वो पिघल जाती हैं और उसको जाल हो जाती हैं। ठीक है, उसके अंदर ठंडी गज़ा देंगे, ठंडी गज़ा देंगे तो उससे क्या होता है, मिजाजन यानी पेशेंट के हवाले से वो चीज़ें भी हम नोट करते हैं। ठंडी चीज़ें देने से क्या होता है, वो हार्ड हो जाता है और ज़्यादा सख्त हो जाएगा। अगर हम उसको ड्राई करने की कोशिश करेंगे, कुछ थोड़ा मिजाज की दवाएं देंगे, तो वो उसको बिल्कुल ही हार्ड कर देगा, यानी सख्त किस्म की हार्ड कर देगा। लेकिन वो जब हम उसको गर्म देंगे पहले, तो उसको पिघलाएंगे, गर्म हो जाएगा, फिर हम ठंडी दवाएं देंगे, साथ में पेशाब भी लाएगा, उसको खारिज कर देगा। वो हर्बल का एक होम्योपैथी के साथ वो रिलेटेड नहीं है, वो अपना हर्बल का एक तरीका है। उसमें हम डाइट प्लान, मैंने अपने चार्ट बनाए हुए हैं हर लिहाज, हर मर्ज के हवाले से, मिजाज के हवाले से, फिर मरीज का मिजाज वगैरह देख के डाइट प्लान उसके हिसाब से मैनेज करते हैं सर। सर एक और क्वेश्चन है, अगर माइंड सिम्टम भी स्ट्रांग हो और फिजिकल भी, तो पहले किस चीज़ पे प्रिस्क्राइब करें? हाँ, माइंड भी उसकी स्ट्रांग है, फिजिकल भी स्ट्रांग है, तो आप दोनों को लेंगे, दोनों सिम्टम्स को लेंगे, लेकिन वहां पे आपने पोटेंसी का खास ख्याल रखना है, पोटेंसी कम रखनी है, क्योंकि उसके अंदर पैथोलॉजिकली चेंजेस आ गए। अगर आप बड़ी पोटेंसी देंगे तो वो एग्रावेट करेगी, तो उससे मरीज